हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो अपनी पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज चल रही है उसमें जो राजनीतिक सिद्धांत वाली जो यूनिट है उसका फर्स्ट अध्याय यानी कि फर्स्ट जो चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे। जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर है अपना उसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी एक परिचय। तो राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय पर हम डिस्कस करते हुए आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है यानी कि पहले देखेंगे राजनीतिक का अर्थ क्या है, दूसरा हम जानेंगे राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उसके बाद हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो जो राजनीति वर्ड है वो कहाँ से आया यानी कि राजनीति वर्ड का सबसे पहले उद्भव कहाँ से हुआ, तो हम देखते हैं कि जो पश्चिमी विचारक है प्लेटो, उसी के टाइम से ही राजनीतिक शब्द देखने को मिलता है। उन्होंने भी राजनीतिक शब्द की परिभाषा दी थी, बट जो अच्छे से जो शब्द का जो यूज किया था वो क्या था अरस्तु के टाइम से। तो अरस्तु ने पोलिस या नगर राज्य की स्थापना कर मतलब बताया था कि ये राजनीति है। तो राजनीति के लिए उन्होंने कौन सा शब्द दिया, पोलिस शब्द। तो इस प्रकार से इसीलिए राजनीतिक विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को माना जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आधुनिक समय में 1856 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में फ्रांसीसी लीबर की अध्यक्षता में राजनीतिक सिद्धांत एक अलग पृथक विभाग के रूप में जाना गया यानी कि पृथक विभाग के रूप में बनाया गया। इसको किसको, राजनीतिक सिद्धांत को कब, 1856 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में फ्रांसीसी लीबर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया यानी कि राजनीतिक विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, गॉडविन व मेरी वोलेस्टोनक्राफ्ट के द्वारा। तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो किया गया था गॉडविन व मेरी वोलेस्टोनक्राफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1948 में यूनेस्को में जो है वो राजनीतिक विज्ञान शब्द पर बल दिया गया था यानी कि यूनेस्को में भी 1948 में राजनीतिक विज्ञान शब्द पर बल दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कुछ परिभाषाएं देखेंगे। परिभाषाएं हमें पूरी नहीं याद करनी है बल्कि उनमें से कुछ सिलेक्टेड जो वर्ड हैं वो हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं डेविड हेल्ड की। तो डेविड हेल्ड जो है उन्होंने क्या कहा, अवधारणाओं का जाल राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक जीवन का सामान्यीकरण समाज राज्य सरकार की मानव जीवन की और राजनीतिक सत्ता के अध्ययन से है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत है क्या, अवधारणाओं का जाल है, राजनीतिक जीवन का सामान्यीकरण है, समाज राज्य सरकार की मानव जीवन की राजनीतिक सत्ता का अध्ययन है। तो इस प्रकार से हम डेविड हेल्ड की परिभाषा देखते हैं, लेकिन हम इसमें डेविड हेल्ड की परिभाषा में मेन जो वर्ड है वो कौन से हैं, अवधारणाओं का जाल है, राज्य सरकार की मानव और राजनीतिक सत्ता का अध्ययन है। तो यही वर्ड हमें याद रखने हैं एग्जाम में, तो हमें ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं एंड्रयू हेकर की परिभाषा देखते हैं। तो एंड्रयू हेकर ने क्या परिभाषा दी है, एक तरफ से आदर्श समाज राज्य के सिद्धांतों के अनुसंधान से तो दूसरी तरफ राजनीतिक व सामाजिक व वास्तविक ज्ञान से है। तो हम देखते हैं कि एंड्रयू हेकर की परिभाषा में हम कौन से वर्ड याद रखने के लिए एग्जाम में चूज करते हैं, तो वो एक तो राजनीतिक, एक तो अनुसंधान यानी कि रिसर्च, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे राजनीतिक सामाजिक और वास्तविक ज्ञान से अर्थ है किसका, राजनीतिक सिद्धांत का। तो एंड्रयू हेकर, इसको एक वैसे ट्रिक भी बना सकते हैं आप लोग, जैसे हेकर यानी कि हुक, इसको हुक से हम याद रखें, एंड्रयू हुक हेकर, ठीक है। तो हुक क्या होता है, एक साइड से और दूसरी साइड को कवर कर लेता है यानी कि एक तरफ से आदर्श समाज और दूसरी तरफ से राजनीतिक सामाजिक और वास्तविक ज्ञान से है। ऐसे हम इस परिभाषा को याद कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉर्ज कैटलिन की। तो जॉर्ज कैटलिन क्या डेफिनेशन देते हैं, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान यानी कि राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान का मिश्रण क्या है, राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक विज्ञान का संबंध सामाजिक क्षेत्र के नियंत्रण से है, जबकि राजनीतिक दर्शन का संबंध व्हाट इज गुड सोसाइटी से है।
तो इस परिभाषा को कैसे याद रखेंगे, एक तो सीधा इसमें है व्हाट इज गुड सोसाइटी, ओके, और उसमें क्या है, राजनीतिक विज्ञान का संबंध सामाजिक क्षेत्र के नियंत्रण से है, और राजनीतिक सिद्धांत में सामाजिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान दोनों का मिश्रण है, ओके। तो ये परिभाषा तो अलग सी है थोड़ी, वैसे याद रह जाएगी जॉर्ज कैटलिन की परिभाषा। नेक्स्ट हम बात करते हैं W.C. कोकर। तो राजनीतिक सरकार में व्यक्ति की इच्छाएं विचार सम्मिलित हो जाते हैं तो राजनीतिक सिद्धांत बन जाता है, यानी कि राजनीतिक सरकार में व्यक्ति की इच्छाएं विचार सम्मिलित हो जाते हैं, राजनीतिक सिद्धांत बन जाता है। कोकर क्या कहता है, इच्छाएं विचार और राजनीतिक सिद्धांत सम्मिलित जिसमें हो जाते हैं वो राजनीतिक सिद्धांत बन जाता है। इसमें दो ही वर्ड याद करने हैं, व्यक्ति की इच्छा और विचार, इन दोनों को इंक्लूड करके क्या बोलता है, राजनीतिक सिद्धांत। तो कोकर ने ये मतलब सरल भाषा में ही अपनी डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत आखिर है क्या। तो राजनीतिक सिद्धांत ज्ञान की वह शाखा है जिसमें राजनीति से संबंधित शक्ति व सत्ता का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। इसमें दो शाखाएं हैं, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान। सबसे पहले हम देखते हैं जैसे क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में कि राजनीतिक सिद्धांत ज्ञान की वह शाखा है जिसमें राजनीति से संबंधित शक्ति और सत्ता का अध्ययन किया जाता है। तो व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, सिर्फ क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है और उपयुक्त में से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। ये लाइन हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, ज्ञान की वह शाखा है जिसमें राजनीति से संबंधित शक्ति और सत्ता का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। इसकी दो शाखाएं मैंने बताई, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान। अब राजनीतिक दर्शन के जैसे अनेक नाम हैं और राजनीतिक विज्ञान के भी अलग अलग नाम हैं। तो राजनीतिक दर्शन के अलग नाम कौन से, एक जैसे बोल दिया कि परंपरागत दृष्टिकोण भी बोल सकते हैं, मानपरक दृष्टिकोण भी बोल सकते हैं और राजनीतिक दर्शन भी बोल सकते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान के अलग अलग नाम कौन से हैं, प्रत्यक्षवाद जिसको हम बोलते हैं, व्यवहारवाद बोलते हैं और अनुभववाद बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो तो प्लेटो से लेके सेकेंड वर्ल्ड वार तक का था और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार से लेके आज तक जो है वो है व्यवहारवाद यानी कि राजनीति विज्ञान। आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम बात करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत के 3 कार्य कौन कौन से हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख 3 कार्य, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, नेट एग्जाम में आया था कि राजनीतिक सिद्धांत के का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है। तो ऑप्शन में दिया गया था समालोचना, पुनर्निर्माण, व्याख्या और सिद्धांत निर्माण। तो हम चूज करेंगे समालोचना, पुनर्निर्माण और व्याख्या। राजनीतिक सिद्धांत में तीनों इंक्लूड होते हैं, ये इसकी प्रमुख कार्य हैं। कौन कौन से, समालोचना, पुनर्निर्माण और व्याख्या। तो सिद्धांत निर्माण इसका प्रमुख कार्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो राजनीतिक सिद्धांत है अपना, उसमें राजनीतिक दर्शन या मानपरक या परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताएं देखेंगे। तो यह मूल्य और नैतिकता पर बल देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्लेटो से लेके और जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था अपना, वहां तक का जो टाइम पीरियड है वही क्या है, परंपरागत दृष्टिकोण में आएगा। जो कि जैसे कि हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल के व्यू से, अपने जो दादाजी परदादाजी के टाइम की जो भी दृष्टिकोण है वो हम बोलेंगे मानपरक या राजनीतिक दर्शन वाला दृष्टिकोण या परंपरागत दृष्टिकोण, यानी कि वो मूल्य और नैतिकता की बातें करते थे। तो यह दृष्टिकोण किस पे बल देता है, मूल्य और नैतिकता पर। फिर ये क्या करता है, समष्टिवादी है, यानी कि ये सब कुछ अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है, सबके बारे में सोचता है। आज का जो व्यवहारवाद है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, मतलब अपने हित तक सोचता है। और जो अपने दादाजी परदादाजी थे उनके टाइम में ऐसा होता था कि अपनी फैमिली का देखना है, बाकी समाज का हित भी देखना है कि ऐसा कार्य हम ना करें जिससे कि समाज का अहित हो या अपने राष्ट्र का अहित हो। तो इस प्रकार से ये समष्टिवादी होते हैं, द्वितीयक आंकड़ों पर बल देते हैं। थर्ड इसकी विशेषता है। तो द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, जैसे प्राथमिक आंकड़े तो जहां हम खुद जाके एनालिसिस करके जो भी डाटा जो है वो हम कलेक्ट करते हैं, तो वो तो होता है प्राथमिक आंकड़े, यानी कि जनसंख्या से संबंधित आंकड़े हो गए, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके बारे में से संबंधित डाटा हो गए, तो वो तो होते हैं अपने प्राथमिक आंकड़े। लेकिन जिसको हम ऐतिहासिक तौर पर पढ़ रहे हैं, जैसे आधुनिक इतिहास है, प्लेटो के टाइम में हम पढ़ी तो रहे हैं, हमने थोड़ा ना जब वहां जाके आंकड़े इकट्ठे किए हैं, हम सिर्फ बुक से उनका अध्ययन कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए, ऐतिहासिक आंकड़े।
तो ये द्वितीयक आंकड़ों पर बल देते हैं, औपचारिक संस्थाओं पर बल देते हैं, ये औपचारिक संस्थाओं पर बल देते हैं, यानी कि राज्य सरकार दल की बातें करते हैं। इनमें अनौपचारिक संस्थाओं पर ये बल नहीं देते हैं, जैसे कि एनजीओ हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन बन गए हैं, दबाव समूह हैं, इन पर बल नहीं देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी विशेषता की, उचित और अनुचित, सद और असद। जब भी कुछ हो जाता है, जैसे कि आज का जो युवा वर्ग है वो क्या बात करता है, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन किया कि ये क्वेश्चन आपको आता है, तो बोलेगा यस आता है, अगर नहीं आता उसको तो नहीं, या फिर ये काम आपको करना है, कर सकता है, तो बोलेगा नहीं मैं नहीं कर सकता। अगर वो नहीं करने की मतलब उसमें है तो बोलेगा नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, तुरंत वो मना कर देता है जब उसकी इच्छा ना हो तो। बट जो राजनीतिक दर्शन वाले हैं, जो मानप्रक दृष्टिकोण वाले हैं, जो परंपरागत दृष्टिकोण वाले हैं, यानी कि अपने दादाजी के टाइम में जो भी लोग थे वो बोलते थे कि ऐसे ये काम मैं कर देता, बट इस रीजन से, जैसे ये ऐसे ऐसे मेरे को प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ये काम नहीं कर सकता। तो वो एक तरीके से मतलब ये काम करना उचित है, ऐसे जाऊंगा उधर से किसी को प्रॉब्लम होगी तो ये अनुचित हो जाएगा, इसीलिए मैं ये काम नहीं करता, इस तरीके से वो मना करेंगे, ऐसे यस और नो में जवाब नहीं देंगे। तो हम ये बोलेंगे कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो उचित अनुचित की बात करता है, सद और असद की बात करता है, यानी कि सही और गलत की बात करता है, ऐसे नहीं यस और नो पर बात नहीं करता। फिर वस्तुपरक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव वस्तुपरक, जैसे कि हम एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं कि ABCD हमें 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से जो सबसे बेस्ट आंसर होता है वही हम सिलेक्ट करते हैं, यस या नो, मतलब ये तो है नहीं किसी एक ही आंसर है और बाकी यस और नो। तो ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब उसी टाइप का हम समझ सकते हैं, होते हैं एग्जाम में ऐसे भी होते हैं जो जिसमें एक आंसर होता है। लेकिन जैसे हम बात करें कि साइकोलॉजी में बहुत सारे जो पेडागोजी होती है उसमें बहुत सारे मतलब पास के जो आंसर होते हैं और उनमें से सबसे बेस्ट जो आंसर होता है वही हमें सिलेक्ट करना होता है, वही राजनीतिक दर्शन है वस्तुपरक, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव की बात करता है, सबसे बेस्ट जो आंसर होता है उसी के नजदीक ये बात करता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी विशेषता की, विकासशील देशों में पूर्व में प्रभावी, यानी कि ये विकसित देशों में प्रभावी नहीं है, विकासशील देशों में प्रभावी है। विकासशील देश यानी कि जैसे इंडिया हो गया तो पूर्व में इसका प्रभाव है। इसमें 2 कार्य बताए हैं इसके, समालोचना और पुनर्निर्माण। राजनीतिक दर्शन के 2 मेन कार्य कौन से हैं, समालोचना और पुनर्निर्माण। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी 9 जो विशेषता है वो ये है कि यह राजनीतिक सिद्धांत के पतन का विरोध करते हैं, कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो जाना चाहिए इसके बारे में विरोध करते हैं। जबकि व्यवहारवादी तो सीधा मतलब आज का युवा वर्ग है वो तो सीधा कहता है ठीक है विरोध हो जाना चाहिए, ये मूल्य नैतिकता कुछ नहीं होते, जो भी है वो आज की तथ्य की बात करते हैं। ठीक है, मूल्य और नैतिकता से उनका कोई संबंध ही जैसे नहीं रहा है। लेकिन ये हमने देखा कि जो कोरोना टाइम आया तो उसमें कोई महामारी ऐसे आ जाती है तो हमारे जो आदर्श और नैतिकता है, जो हमारे दादाजी के टाइम में जो जड़ी बूटियां थी वही सारी मतलब अच्छी खासी मेडिसिन बनके और लोगों की मतलब उसी से हेल्प हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि राजनीतिक जो अपने आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, जो नैतिकता है, जो भी अपने मतलब वो है तो उनका पतन हो जाना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो मानप्रक दृष्टिकोण है, जो परंपरागत दृष्टिकोण है, जो राजनीतिक दर्शन है वो राजनीतिक सिद्धांत के पतन का विरोध करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके समर्थक कौन कौन से आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया प्लेटो के टाइम से स्टार्ट हुआ था, तो जितने भी वेस्टर्न थिंकर हैं यानी कि पश्चिमी विचारक हैं सब आ जाएंगे, इंडियन थिंकर आ जाएंगे। और जो नव परंपरावादी हैं, नव परंपरावादी कौन से, जैसे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी जो राजनीतिक दर्शन को अपनाते हुए आगे बढ़े हैं और जिन्होंने अपने अच्छे व्यू दिए हैं राजनीतिक दर्शन के लिए, तो उसमें जैसे लियो स्ट्रास है, डांटे जर्मनी है, सिबली है, ओकशाट है और एरिक वोगलिन है ना। तो इस तरीके से ये जो नव परंपरावादी हैं वो भी सारे किस श्रेणी के विचारक हैं, मानप्रक दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण की, यानी कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण, राजनीतिक विज्ञान या प्रत्यक्षवाद जिसको हम कह सकते हैं, अनुभववाद जिसको कह सकते हैं। तो इसकी फर्स्ट जो विशेषता है वो देखते हैं, तथ्य वैज्ञानिकता पर बल देते हैं,
ये सिर्फ और सिर्फ तथ्य 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 से सरोकार रखते हैं, यानी कि तथ्य और वैज्ञानिकता की ही बातें करते हैं, ये मूल्य और नैतिकता की बात नहीं करते हैं। फिर ये व्यष्टिवादी है, जबकि परंपरागत वाले क्या थे, समष्टिवादी, ये सिर्फ अपने तक ही सीमित रहते हैं। फिर ये प्राथमिक आंकड़ों पर बल देते हैं, यानी कि जो डाटा हम लोगों ने वहां जाके कलेक्ट किया है, जो वर्तमान का जो डाटा है, आंखों देखा है, वही इसमें जो है उस पर ये बल देते हैं, जबकि वो ऐतिहासिक आंकड़ों पर बल देते थे, यानी द्वितीयक आंकड़ों पर परंपरावादी बल देते थे। और ये सिर्फ और सिर्फ जो तथ्य वाले जो आंकड़े हैं, जो हम मतलब सामने आंखों के सामने जो आंकड़े हमें मिले हैं, जो वही उस पर बल देते हैं, प्राथमिक आंकड़ों पर। नेक्स्ट हम बात करें, अनौपचारिक संस्थाओं पर बल देते हैं, यानी कि जैसे दबाव समूह, एनजीओ, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे संगठन हैं, वो इन सब पर बल देते हैं। जबकि जो परंपरावादी थे वो औपचारिक संस्थाओं पर बल देते थे, यानी कि राज्य है, सरकार है, राजनीतिक दल है, इन पर बल देते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यस और नो पर बल देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो सद असद, उचित अनुचित की बात करते हैं, और ये हाँ यस और नो पर बल देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विषय परक है, वो वस्तु परक थे, ये विषय परक है, यानी कि इसमें एक विषय से संबंधित बात की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विकसित देशों में प्रभावी, ये क्या है, विकसित देशों में प्रभावी है, और वो विकासशील देशों में प्रभावी थे, पूर्व में प्रभावी थे, ये विकसित देशों में प्रभावी हैं और पश्चिम में प्रभावी हैं। अब ये कार्य और इनका कार्य है व्याख्या करना, और जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसके दो कार्य थे, समालोचना और पुनर्निर्माण। यानी कि समालोचना और पुनर्निर्माण थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, कि जैसे मैंने आपको बताया कि समालोचना और पुनर्निर्माण, जो परंपरागत दृष्टिकोण वाले थे वो किसी के बच्चे की, या जैसे बोलते कि किसी का बच्चा पढ़ रहा है, या किसी का बच्चा कुछ कमा रहा है, कोई कंपनी खोली है कुछ भी, तो उसमें जैसे कि वो बाहर रह रहा है, ठीक है, वो तो वो बोलेंगे देख ये कब से पैसे लगा रहा है, ठीक है। एक उसका बच्चा देखो, वो सुबह जाता है, शाम को वापस आता है, और 500 रुपए मजदूरी करके लाता है, और रात को वो अपना पढ़ता भी है, और ऐसे पढ़ के उसने अपना एग्जाम भी क्लियर किया है। तो और एक है जो कोचिंग करने बाहर गया था, पैसे लगा रहा है, पढ़ रहा है, उसका कोई, यानी कि वो एक तो समालोचना भी करेंगे, आलोचना कर दी कि उसका लड़का पढ़ नहीं रहा, उसका लड़का पढ़ रहा है। फिर उन्होंने परंपरावादियों ने अपना एक आदर्श भी दे देते हैं कि देखो उसका लड़का दिन में मजदूरी करके, रात को पढ़ के और एग्जाम क्लियर किया, तो वो उन्होंने एक आदर्श भी दे दिया। लेकिन जो आधुनिक दृष्टिकोण वाले हैं, जैसे व्यवहारवादी हैं, ठीक है, जो प्रत्यक्षवादी, जिनको अनुभववादी भी बोलते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोलते हैं सिर्फ व्याख्या करना, व्याख्या तक ही सीमित रहते हैं, ये सिर्फ व्याख्या पर बल देते हैं। और नेक्स्ट विशेषता है, यह राजनीतिक सिद्धांत के पतन के पक्ष में है। वो तो राजनीतिक सिद्धांत के पतन का विरोध करते हैं, और ये कहते हैं राजनीतिक दर्शन का पतन हो जाना चाहिए, कोई मतलब नहीं है राजनीतिक सिद्धांत का। ओके, नेक्स्ट हम इसकी विशेषता की बात करते हैं कि इसके समर्थक कौन कौन से हैं। व्यवहारवादी जितने भी हैं सब इसके समर्थक में हैं। उत्तर व्यवहारवादी इसमें आएंगे, राजनीतिक विकास यानी कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट वाले, राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्कृति यानी कि पॉलिटिकल कल्चर वाले। तो जैसे राजनीतिक संस्कृति, ये जो हिंज लाऊ, डेविड है, एप्टर है, ठीक है, ये सारे किस में आ जाएंगे, ये सारे आएंगे व्यवहारवादी दृष्टिकोण में। आधुनिक दृष्टिकोण जिसको राजनीति विज्ञान दृष्टिकोण बोल सकते हैं, प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण बोल सकते हैं, और अनुभववाद दृष्टिकोण जो है बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसको हम डिटेल में आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।